Hello dear students and viewers, this is M. Kumar Sharma and I welcome all of you to my YouTube channel Grow Shine Classes पर मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. Today this is another video on accountancy chapter cash flow statement of 12th class. CBSE examination term 2 is going to be held in the month of May, April and May और इसका एक खास चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो टुडे वी विल टीच यू कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये इस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट. बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो आज हम खास फोकस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर पर. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. और एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक आप चलेंगे. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि आप क्या चीज़ कैलकुलेट करने जा रहे हैं. दैट इज सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इसमें नंबर 1 पे आपको लिखना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट. इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. यहाँ पे जगह पूरी नहीं है, आप पूरा लिखिएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसके लिए मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूं. आप ये देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज कर लो आपके पास करंट ईयर में जो प्रॉफिट है वो 2,50,000 है और प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट 1,50,000 था. तो 1,50,000 से प्रॉफिट 2,50,000 तक पहुंच गया है. इसका मतलब आपने 1 लाख नेट प्रॉफिट साल के दौरान अर्न किया है. तो उसको हम लिख सकते हैं, इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, तो इसमें लिखना है पहले आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द, अभी आपने जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर पिछले साल प्रॉफिट 1,50,000 है और इस साल प्रॉफिट 2,50,000 हो गया है, तो इस साल में टोटल प्रॉफिट जो है 2,50,000 पहुंच गया है. इसका मतलब साल के दौरान आपने 1 लाख नेट प्रॉफिट कमाया है. ठीक है, तो उसको लिखेंगे आप नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख. इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड. इसमें आपने प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करना है. और अगर बाय द वे आप पुराने मेथड के तहत चल रहे हैं, दैट मीन्स 2016 में जो अमेंडमेंट, पिछले साल प्रॉफिट 1,50,000 था, इस साल में प्रॉफिट जो है 2,50,000 पहुंच चुका है. इट मीन्स 1 लाख आपने नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कमाया है. करंट ईयर के दौरान आपने नेट प्रॉफिट ₹1 लाख अर्न किया है. उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें करना है ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड. और प्रपोज्ड डिविडेंड ध्यान रखिएगा, अगर आप 2016 के अमेंडमेंट से पहले के जो क्वेश्चंस हैं, पुरानी बुक्स में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, उनके मुताबिक अगर आप कर रहे हैं तो ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ये करंट ईयर वाला लेना आपने. पुराने मेथड के मुताबिक इसमें करंट ईयर वाला जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो ऐड होगा. और जो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज़ में पेड करोगे आप लोग उसको. ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द करंट ईयर. अब इमेजिनेशन कर लो कि प्रीवियस ईयर में प्रपोज डिविडेंड सपोज 50,000 है और इस साल प्रपोज डिविडेंड 60,000 है. तो करंट ईयर में जो प्रपोज डिविडेंड होगा उसको आप इसमें ऐड कर लेना, 60,000 आप इसमें ऐड कर लेना. लेकिन ध्यान रखिए जो पुराना मेथड है वो 2016 के अमेंडमेंट से पहले जो पुराना मेथड है वो केवल तभी अप्लाई होगा जब स्टूडेंट को प्रपोज्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा. अगर प्रपोज्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं है
और उसमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, तो ध्यान रखिए पुराने मेथड से फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। बाद में मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें आपने प्रोपोज डिविडेंड ऐड कर दिया। प्रोपोज डिविडेंड के बाद आपको ऐड करना है इसमें ऐड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आपको ऐड करना है। सपोज 25,000 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अभी मैंने कहा 60,000 करंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है और 50,000 प्रीवियस ईयर का दे रखा है। मैं इसको थोड़ा याद रखने के लिए लिख सकते हैं, 50,000 प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। और ऐड इंटरिम डिविडेंड कर दिया। फिर ऐड इसमें जनरल रिजर्व अगर बढ़ रहा है, सपोज पिछले साल जनरल रिजर्व 50,000 है, इस साल आपका जनरल रिजर्व 60,000 दे रखा है, तो जनरल रिजर्व कितने से बढ़ गया आपका? 10,000 से आपका जनरल रिजर्व बढ़ा है। इसका मतलब आपने प्रॉफिट का इस्तेमाल जनरल रिजर्व को बनाने के लिए किया। इसका मतलब बहुत बेहतरीन प्रॉफिट करंट ईयर के दौरान आपने अर्न किया था, लेकिन उससे आप जनरल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, प्रोपोज डिविडेंड प्रोपोज कर रहे हैं, तो इससे तमाम चीज़ों से उसके जो अमाउंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इन तमाम चीज़ों को हम दोबारा ऐड करें, क्योंकि बिजनेस के मुताबिक हमने बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाए थे, मगर ये जो बहुत सारी चीज़ों को बनाने में प्रॉफिट यूटिलाइज हो गया, उसको हम वापस ला रहे हैं ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे सामने आ सके। तो इसमें आपने जनरल रिजर्व भी ऐड करना है। अब जनरल रिजर्व मैंने बोला पिछले साल 50,000 है, इस साल जनरल रिजर्व 60,000 है। इसका मतलब आपने 10,000 से जनरल रिजर्व की क्रिएटिविटी की है, उत्पत्ति की है, बनाया है उसको, इसलिए उसको आप ऐड कर दीजिएगा। तो जनरल रिजर्व आपका यहाँ पे 10,000 होगा। इसको भी मात्र करने के लिए रख सकते हैं कि जनरल रिजर्व हमने 50,000 और 60,000 देखा है बैलेंस शीट में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में करना आपने ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स भी आप ऐड कर देना। तो इस तरीके से ये 2,55,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आया है, और आप यहीं से अमाउंट को 2,55,000, यहाँ पे नंबर 1 आइटम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपने देखा वर्किंग नोट में किस प्रकार से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 2,55,000 आ गया। अब वो आपने यहाँ पे 2,55,000 लिख लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद लिखना है ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आपको क्या देखना है, नॉन कैश मीन्स जिनमें कोई कैश गया ही नहीं है। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं नंबर 1 डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं आप, और कभी कभी आपको डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेड भी लिखना पड़ सकता है। जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिया होगा, तब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लिखना है, तब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेड लिखेंगे। अभी तो हम ये कल्पना करके चल रहे हैं, इमेजिनेशन करके चल रहे हैं कि हमारी कंपनी में कुल मिला के किसी प्रकार का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है। हमारी कंपनी नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाती है, इसलिए हम इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज वो क्वेश्चन में दिया होगा आपके पास, एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है, और सपोज कर लो एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज आपका 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो आप यहाँ पे 50,000 आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए लिखिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं amortization of गुडविल, पेटेंट राइट्स, अगर इनका कोई हिस्सा राइट ऑफ किया गया है, और हम इमेजिनेशन करते हैं कि ये करीब 60,000 रिटर्न ऑफ हुआ है गुडविल। कुल मिला के गुडविल पिछले साल सपोज 1 लाख की दे रखी है, इस साल गुडविल 40,000 की दे रखी है, तो कुल मिला के 60,000 आपका गुडविल रिटर्न ऑफ
हो चुका है, ये बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। क्योंकि जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज की जाती हैं तो उनको अमोर्टाइज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ज़रूर डेबिट हुआ होगा और उसके चक्कर में हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, और हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे सामने आए, तो हम उसको दोबारा ऐड करते हैं ताकि एक बेहतरीन कैलकुलेशन पता लग सके कि दरअसल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था क्या। अब जो है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल आपने इसमें लिख दिया, आप लोग लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं, और इनकी बिक्री पर, इनके सेल पर अगर किसी प्रकार का लॉस होता है तो वो ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, जबकि उसको लिखते ही P&L अकाउंट के डेबिट साइड में है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डाउन हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कोई भी फैक्टर यहाँ पे हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करे, इसलिए हम उसका इफेक्ट नील करने के लिए दोबारा एक बार हम उसमें नेट प्रॉफिट में ये प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम लिख सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के या डिवेंचर के रिडेम्पशन के दौरान जो आप प्रीमियम देने की बात कर रहे हैं, तो ये कुल मिला के एग्जैक्ट और वेरी क्लियरली दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉन ऑपरेटिंग लॉस है ये, और इसको भी हम दोबारा ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि फाइनेंस एक्टिविटी का कोई भी फैक्टर हमारे नेट प्रॉफिट को थोड़ा इफेक्ट करे। तो हमको उनका इफेक्ट को नील करने के लिए दोबारा ऐड कर देंगे, ताकि हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितना भी कैश फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, उसको हम इसको लिखें। और वो सपोज दे रखा है, मैं एक बात और कहूँ कि पिछले साल सपोज डिवेंचर 3 लाख हैं और इस साल डिवेंचर 1 लाख हैं, इसका मतलब 2 लाख रुपए के डिवेंचर हमने रिडीम्ड कर दिए हैं। और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज 10%। तो जो 2 लाख आपने डिवेंचर रिडीम किया, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो यहाँ पर आपने लिखना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इट्स 20,000। ये हो गया, ठीक है। और भी इस प्रकार से नॉन ऑपरेटिंग, और उसके बाद आप लिख सकते लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख दिया हमने, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लिख दिया, अमोर्टाइजेशन, गुडविल, डेप्रिसिएशन चार्ज, ये तमाम चीज़ें हमने लिख ली हैं। तो हम एक कल्पना करते हैं कि हमने ऑलमोस्ट चीज़ें लिख ली हैं सपोज। तो यहाँ पर ये सारे के सारे इधर जा कर के इसके साथ ऐड हो जाएंगे। 1,10,000, 1,30,000, दिस इज़ 1,30,000, ओके। और इसके बाद आपको करना है लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, गेन, प्रॉफिट, आप सब लिख सकते हैं। लेकिन जैसे परफॉर्मा दिया है लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में सबसे पहले क्या आ सकता है? जैसे नंबर 1 आ सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए इन पर किसी प्रकार का जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही कहेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई फैक्टर हमारे प्रॉफिट को बढ़ा जाए, हम तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा। और हम कर रहे हैं
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये आपको माइनस करना है। नंबर 2 पे आपको माइनस करना है डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, और कि ये आपका जो है 30,000 है और ये 20,000 है और ये 30,000 है। इस तरीके से 80,000 आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आप इसको माइनस कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3,05,000 एंड दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, यहाँ पर लिखो फिर नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आप शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल मत लिखिएगा, कंप्लीट लिखना वहाँ पे। और इसको हम लाग रहे हैं नीचे से 3,05,000 आया था बेटा ये बच्चे। ठीक है, इसके बाद लिखो ऐड लिखना है आपने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, इसमें आप कुछ करंट लायबिलिटी को छोड़ देंगे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी में आता है। और एसेट साइड में जो करंट एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन सब को आप जितने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हैं, इन्हें आप इस कैटेगरी में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। यहाँ मत लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखना आपने, डेटर्स लिख सकते हैं, स्टॉक लिख सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस लिख सकते हैं, क्रेडिटर लिख सकते हैं, बिल्स पेबल लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, मगर कैश क्रेडिट मत लिखिएगा। कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट को आप बाद में डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ सकता है डेटर्स। अगर आपके डेटर्स, सपोज कर लो आपके डेटर्स 60,000 से 50,000 हो गए हैं, इसका मतलब आपके डेटर्स ने आपका पैसा दे दिया है, तो आप उसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, सो डिक्रीज इन करंट एसेट, डेटर मतलब 60,000 से 50,000 हो गए, तो आपने यहाँ पे लिखना है 10,000। इसी प्रकार से आपके सपोज क्रेडिटर हैं, और क्रेडिटर अगर बाय द वे बढ़ते हैं, पिछले साल क्रेडिटर 50,000 थे, इस साल क्रेडिटर 60,000 है, तो आपके क्रेडिटर बढ़ चुके हैं। क्रेडिटर बढ़ने का मतलब आप उधार खरीद रहे हैं, आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक प्रकार से यहाँ पे हेल्प मिल रही है और आपका कैश इंक्रीज होने के चांस लग रहे हैं। इसी प्रकार स्टॉक है, अगर स्टॉक बाय द वे डिक्रीज़ हो गया है, पिछले साल स्टॉक 60,000 था, अब स्टॉक जो है 50,000 हो गया है, इसका मतलब 10,000 का स्टॉक बिक चुका है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, कैश 10,000 आ जाएगा। ये आपने सब प्लस लिख रहे हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब आपके सपोज बिल्स पेबल हैं जो कि अकाउंट्स पेबल का हिस्सा है। अकाउंट्स पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। आपके जो बिल्स पेबल हैं वो आपकी करंट लायबिलिटी है, और अगर आपकी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, पिछले साल 60,000 थी, अब 50,000 है, इसका मतलब आप अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं।
इसीलिए तो लायबिलिटी कम हो गई है, तो हम उसको माइनस करेंगे। यानी ये जो है 60,000 से 50,000 है, दैट मीन्स 10,000 आपको क्या करना है, इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है प्रीपेड आपके एक्सपेंसेस हैं, यानी आपके करंट एसेट जो कि लेस हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको बढ़ती भी नज़र आ रही है। प्रीपेड एक्सपेंस पिछले साल 50,000 थे, अब 60,000 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसने जा रहा है, तो आपका कैश इसमें डिक्रीज होने के चांस हैं, और ये आपको माइनस आपने 10,000 कर देना है। इस प्रकार से ये 10, 10, 20 हो गया और ये 30 हो गया। अगर बाहर भी जाएगा तो आपके टोटल 10 ही आएगा, क्योंकि प्लस के 10,000 ज़्यादा हैं। इस प्रकार से इसको आप टोटल करेंगे तो ये 3,15,000 हो जाएगा टोटल इसका, 3,15,000। कुल मिला के जब इसको माइनस करोगे यहाँ से, तो पूरा इसका जो रिज़ल्ट होगा वो पूरा 10,000 आएगा। 10,000 प्लस करके 3,15,000 हो जाएगा। इसमें से लेस टैक्स पेड करना आप नेट करके, मतलब टैक्स पेड माइनस कोई रिफंड अगर है तो उसको नेट करके 50,000 यहाँ पे आपको माइनस करना है। इसमें माइनस का साइन इस तरीके से लगाना चाहिए, और 2,65,000 आपके पास आया है। दिस इज़ कॉल्ड नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और अगर ये माइनस में आता तो इसको नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, if you like the video, please do subscribe the channel, because the next video is coming for calculation of cash flow from investing activities, and thereafter we will do cash flow from finance activities. Till then, take care. Bye bye.